नमस्कार, मैं विनय वर्मा, आप लोग कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुख्य ग्रह के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह का जो हमारे व्यक्तित्व का स्वामी है, हमारे ज़िंदगी का मालिक है और जो हमारे दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तित करने का क्षमता भी रखता है। दोस्तों, वह 7 या 9 ग्रह नहीं होते, सिर्फ एक ग्रह होते हैं जिसको पहचान कर उसे बल देकर आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हर अशुभ योगों को मिलने वाले अशुभ योगों के मिलने वाले प्रभाव से मुक्ति दिला सकता है और वह अपने प्रभाव से सुख प्रदान कर सकता है। दोस्तों, वह ग्रह एक ही होता है हर जातक की कुंडली में। तो एक ग्रह को बल दें तो सब कुछ मिल सकता है। एक साधे, सब साधे सब जाए। दोस्तों, सब ग्रहों का उपचार करने से कोई लाभ नहीं है। सिर्फ एक ग्रह अपना मुख्य क्या है पहचान लें और उसको बल दें, निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान होने वाला है। दोस्तों, जन्मांग चक्र मूल चक्र होता है। इसी के आधार पे चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांस इत्यादि बनते हैं। तो मुख्यतः जन्मांग चक्र ही है जिसको लग्न चक्र बोलते हैं, वही बेस है। उसी के आधार पे हम मुख्य ग्रह की गणना करते हैं। दोस्तों, वैसे कुंडली में 7 ग्रह होते हैं, पर राहु और केतु को मिलाकर जो छाया ग्रह हैं 9 ग्रह होते हैं। पर इस मुख्य ग्रह में से राहु और केतु को हम निकाल देते हैं और 7 ग्रहों के माध्यम से मुख्य ग्रह का चुनाव करते हैं। दोस्तों, वैसे ग्रह को बल प्राप्त होता है। दोस्तों, हर लग्न में कारक ग्रह होते हैं और कारक ग्रह को बल देकर आदमी सुख प्राप्त करता है। लेकिन ग्रह को बल खड बल के माध्यम से प्राप्त होता है। खड बल अर्थात 6 प्रकार का बल, इसी के माध्यम से ग्रहों को बल मिलता है। दोस्तों, जिसमें है आस्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दिक्बल अर्थात दृष्टि बल। दोस्तों, खड्गल के बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बारे में बृहद जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो में जाकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य ग्रह निकालने के लिए कुछ नियम है। मुख्य ग्रह निकालने के लिए कुछ नियम है जिसके माध्यम से मुख्य ग्रह हम निकालते हैं। दोस्तों, मुख्य ग्रह निकालने के नियम लघु पराशरी से लिया गया है। पहला नियम, अगर लग्न का स्वामी यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए या अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्नेश ही हो तो अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम है, किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण का स्वामित्व हो तो उसके दूसरे स्वामित्व के बुरे फल भी न्यूनतम अर्थात कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कर्क राशि चंद्रमा का और सिंह राशि सूर्य का, ये दोनों ग्रहों का एक एक राशि प्राप्त है, बाकी और ग्रहों को 2-2 राशि प्राप्त है। जैसे बुध के लिए मिथुन और कन्या, शुक्र के लिए वृषभ और तुला, शनि के लिए मकर और कुंभ, गुरु के लिए धनु और मीन, मंगल के लिए मेष और वृश्चिक। राहु एवं केतु इसमें नहीं आते हैं। दोस्तों, अगला नियम है, कुंडली के मिश्रित फल वाले ग्रह स्थिति के अनुसार फल देते हैं, अर्थात शुभ में शुभ फल देते हैं और अशुभ में अशुभ फल देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शुभ
ग्रहों कुंडली के चक्र में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में कौन से भाव शुभ भाव हैं, कौन से भाव मिश्रित भाव हैं, और कौन से भाव पापी भाव कहे जाते हैं, कौन से भाव समभाव कहे जाते हैं, और कौन से भाव अशुभ भाव में माने जाते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले शुभ भाव। शुभ भाव में आते हैं प्रथम भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, अर्थात मूल त्रिकोणों का भाव। मिश्रित भाव में आते हैं चौथे भाव, सातवें भाव और 10वां भाव, अर्थात केंद्र भाव। पापी भाव में आते हैं तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, अर्थात तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, छठा भाव शत्रु का भाव है, एकादश भाव आय का भाव है। दोस्तों, इसके अलावा समभाव, समभाव दूसरा भाव और 12वां भाव को समभाव में गिनते हैं। अशुभ भाव 8वें भाव को अशुभ भाव मानते हैं। दोस्तों, इन भावों से किसी भी जातक के कुंडली के बारे में गणना की जाती है। अब किस भाव में, किस लग्न में कौन सा ग्रह, कौन सा भाव शुभ है या मिश्रित है या पापी है या सम है या अशुभ है, किसी भी लग्न के अनुसार हम उसकी गणना करते हैं। दोस्तों, आप खुद अपना कुंडली खोलिए और उसका अनुभव लीजिए। खुद देखिए कि आपके इन भावों में कौन से भाव क्या रिजल्ट देते हैं। तो अभी मैं उदाहरण के लिए एक तुला लग्न की कुंडली में लिया हूँ। तुला लग्न की कुंडली में अगर हम देखें तो शुभ भाव को अगर देखते हैं तो शुभ भाव में आएगा 1, 5 और 9। पहला भाव में तुला राशि है तो उसको हम लिखेंगे सामने शुभ भाव में। तुला का सामने शुक्र, उसका स्वामी शुक्र हुआ तो शुक्र लिखेंगे। 5वें भाव में कुंभ राशि बैठा है जिसका स्वामी शनि हुआ तो शनि लिखेंगे। ठीक उसी तरह से 9वें भाव में 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि हुआ तो बुध लिखेंगे। उसी तरह से अब मिश्रित भाव लिखकर उसके सामने लिखेंगे। मिश्रित भाव में चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो चौथे भाव में 10 लिखा हुआ है, मकर राशि है तो शनि हुआ। फिर 7वां भाव में मेष राशि लिखा हुआ है तो मंगल हुआ। 10वें भाव में कर्क राशि लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा हुआ। उसको हम मिश्रित भाव के सामने लिखेंगे। फिर पापी भाव को लिखेंगे। 3, 6 और 11 भाव में क्या बैठा हुआ है। तीसरे भाव में तुला लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में 9 लिखा गया है जिसमें धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। फिर छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव में 12 लिखा गया है जो मीन राशि होता है। तो मीन राशि का स्वामी गुरु हुआ तो गुरु लिखेंगे पापी भाव में। फिर एकादश भाव में सिंह राशि बैठा है तो सिंह राशि में का स्वामी सूर्य हुआ तो वहाँ पे हम सूर्य लिखेंगे। फिर सम भाव को देखेंगे। सम भाव में दूसरा भाव और 12वां भाव होता है। तो सम भाव में तुला लग्न की कुंडली में सम भाव दूसरे भाव में वृश्चिक राशि होता है जिसका स्वामी मंगल होता है। तो सम भाव लिखकर उसके सामने लिखेंगे मंगल। फिर 12वां भाव को देखेंगे उसमें क्या है तो सम भाव में तुला लग्न की कुंडली में 6 है 12वें भाव में। तो 6 अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है तो सम के सामने बुध लिखेंगे। मंगल और बुध हुआ। अब हम लिखेंगे अशुभ भाव की अशुभ भाव में 8वें भाव को अशुभ भाव मानते हैं। तो 8वें भाव में इसमें लिखा गया है तुला लग्न की कुंडली में 2 अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है तो अशुभ भाव में लिखेंगे हम शुक्र। दोस्तों, अभी मैं पिछले नियम में बताया प्रथम नियम में कि लग्नेश अगर अष्टमेश से संबंध बनाए तो भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ अष्टमेश का जो अष्टम भाव में 2 लिखा गया है तो उसका दोष नहीं लगेगा, इसलिए शुक्र यहाँ बलि हो गया।
और फिर इसको हम गणना करते हुए जब जाएंगे तो देखेंगे कि शुक्र, शनि और बुध, शुक्र को पहला स्थान मिला, शनि को दूसरा स्थान मिला और बुध को तीसरा स्थान मिला। अब इन तीनों ग्रहों के डिग्री को देखेंगे तो इसमें डिग्री शुक्र का 19 डिग्री है, 19 डिग्री प्राप्त है, तो यह बलवान है और वह लग्नेश भी है। तो इस कुंडली में शुक्र मुख्य ग्रह हुआ। दोस्तों, इस तरह से हम इस कुंडली का गणना कर मुख्य ग्रह का निर्धारित कर लेंगे। तो जब तुला लग्न की जो मैं चर्चा की, इसमें शुक्र जब बलवान है, मुख्य ग्रह है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक गाय की सेवा करें, हीरा धारण करें, ओपल धारण करें, तो निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, घर, शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, विपरीत लिंग का सुख, हर चीज़ की इनकी भौतिक सुख सुविधा इनको बहुत अधिक प्राप्त होगी। इनकी हर समस्या का समाधान अकेला शुक्र कर सकता है। दोस्तों, यह नियम हुआ और एक बहुत आसान तरीका हम आपको बतला रहे हैं खटबल के बारे में। दोस्तों, एक मेरे पास कुंडली आया था, कुंडली है, मैं कुंडली के बारे में ओम प्रकाश सिंह गील का, यह कुंडली मेरे पास आया है ओमकार सिंह गील का। इनके कुंडली में जब हम देखेंगे खटबल के बारे में, दोस्तों जब खटबल हम निकालेंगे तो खटबल में कुंडली का जब पेज हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक पेज आता है खटबल। खटबल में ग्रहों के नीचे एक ग्राफ के माध्यम से उसको समझाया जाता है। खटबल, ग्रहों का बल और भाव का बल, इसको दर्शाया जाता है खटबल में। तो ग्रह को किस ग्रह को कितना बल प्राप्त होता है, एक ग्राफ के माध्यम से और अंक के माध्यम से बैठाकर समझाया जाता है। जैसे इस कुंडली में जो मेरे पास आई, इस कुंडली में सूर्य को 1 अंक प्राप्त हुआ है, अर्थात सूर्य का सबसे अधिक बलवान होना माना गया है। इसमें 1 अंक प्राप्त है। इस कुंडली में सूर्य सबसे अधिक बलवान है। और दूसरा अंक मिला है इसको बुध को दूसरा अंक मिला है, गुरु को दूसरा अंक मिला है। तो इसमें सूर्य को सबसे अधिक बल प्राप्त है। और भाव बल में देखेंगे तो भाव बल में दूसरे भाव को इसमें दिया गया है। भाव बल का चार्ट जो होता है उसमें दिया जाता है दूसरे, जैसे भाव हो गया और एक बल हो गया, तो दूसरे भाव को 1 अंक मिला है, अर्थात दूसरा भाव सबसे अधिक मजबूत माना गया है। अब हम चक्र में आएंगे, कुंडली के लग्न चक्र में आएंगे। तो लग्न चक्र में देखेंगे सूर्य कहाँ बैठा है, तो सूर्य 10वें भाव में मेष राशि में होकर बैठा है, कर्म भाव में, जो उच्च का है। और भाव बल को जब हम देखेंगे तो दूसरा भाव को 1 अंक प्राप्त हुआ था। तो भाव में भी सबसे अधिक बलवान दूसरा भाव को माना गया था, 1 अंक प्राप्त हुआ था। तो लग्न से दूसरे भाव यानी धन भाव को जब देखेंगे तो इसमें चूँकि कर्क लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव में सिंह राशि बैठी है। सिंह राशि का स्वामी सबसे अधिक मजबूत है, मेष राशि में उच्च होकर बैठा है। दोस्तों, तो आप खुद समझिए कि जब सूर्य कर्म भाव में मेष राशि में उच्च होकर बैठा है और धन भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से सूर्य इस जातक का सबसे बलवान है। अगर यह सिर्फ एक ग्रह को अर्थात सूर्य को अगर बल दे तो निश्चित रूप से यह जातक अपने कर्म के माध्यम से बहुत धन अर्जित करेगा। पिता के द्वारा भी इनको सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा। तो यह
सूर्य को अगर बल दें, इनका सबसे बलशाली ग्रह सूर्य हुआ, तो सूर्य इनका सबसे बलशाली है, तो सिर्फ अकेला सूर्य को अगर ये जातक बल देगा तो निश्चित रूप से सर्व सुख प्राप्त होगा। सूर्य को बल देने के लिए, सूर्य तो बलवान है ही, सूर्य का इनका डिग्री मिला है 21 अंश, तो 21 अंश डिग्री है, बलवान तो है ही। अब इनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य पे जल देना चाहिए, माणिक रत्न धारण करना चाहिए। इसके अलावा किसी ग्रह की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। अकेला एक सूर्य ऐसा ग्रह है जिसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस कुंडली में अगर कुछ निगेटिव, कुछ अशुभ योग भी अगर बैठे हैं तो सूर्य के माध्यम से वो सब अशुभ ग्रह खत्म हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। अर्थात एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ग्रह को जो आपको सही मार्ग देने वाले, सब कुछ देने वाला ग्रह मिल जाए तो बस उसी को मजबूती से पकड़िए, उस ग्रह को मजबूत कीजिए और अपने हर समस्या का निदान कीजिए, सर्व सुख प्राप्त कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने कुंडली को देखकर समझ जाएंगे। मेरे बताए हुए नियम के अनुसार मैं 2 तरह से आपको मुख्य ग्रह निकालने का तरीका बताया। आप खुद कुंडली खोलिए और उसको समझिए। दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके मुख्य ग्रह के बारे में समझाऊंगा और उसको बल देकर आप हर समस्या से निदान पा सकते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और भी लोग आपके माध्यम से भी लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।